हाय दोस्तों, मेरा नाम है पारिजात सौरभ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ फोटोशॉप के बारे में। दोस्तों, फोटोशॉप की ये पहली क्लास है और ये क्लास बिगनर्स के लिए है। तो इस क्लास में हम फोटोशॉप के इंट्रोडक्शन और बेसिक सिलेक्शन टूल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखो, जब भी आप फोटोशॉप खोलते हैं, चाहे वो किसी भी वर्जन का क्यों ना हो, नया हो पुराना हो, उसका ऑलमोस्ट इसी तरह का इंटरफेस दिखता है। सारे इंटरफेस लगभग लगभग सेम होते हैं। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सारे टूल्स दिखेंगे और राइट हैंड साइड पे आपको पैनल्स दिखेंगे, जिसमें आपको कलर्स हैं, स्विचेज हैं, लेयर्स हैं और भी कई सारे पैनल्स होते हैं जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। दोस्तों, ये टूल्स और पैनल मूवेबल होते हैं, मतलब आप इसे जहां भी चाहें अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। देखो, मैंने कलर्स का पैनल एडजस्ट किया, अब मैं स्विचेस का कर रहा हूँ। मैं लेयर्स के पैनल को बाहर निकाल रहा हूँ। ये आप अपनी मर्जी से जब काम करते हो, आपको जहां भी रखना चाहो आप इसे रख सकते हो कि आपको काम करने में ईजी हो। ये जो टूल्स है, ये एक अभी आपको वर्टिकल बार में है और मैं इसे चाहता हूँ कि मैं डबल बार में कर दूँ, क्योंकि मुझे काम करने में थोड़ा आसानी हो। तो मैं इसके लिए ये जो आप एरो बटन देख रहे हो, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये डबल बार में आ जाएगा। ये मैं आमतौर पर डबल बार में ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे इससे काम करने में आसानी होती है। दोस्तों, मान लो आपके टूल्स पैनल और दूसरे पैनल गलती से क्लोज हो गए या मिसप्लेस हो गए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इन पैनल को वापस ला सकते हो। विंडो में जाकर आपने विंडो में क्लिक किया, फिर वर्क स्पेस पे आपने क्लिक किया और देखो ये रिसेट एसेंशियल, इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो ये सारे के सारे पैनल्स और टूल्स सब अपनी जगह पे वापस एडजस्ट हो जाएंगे। दोस्तों, फोटोशॉप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कोई ना कोई फाइल लेनी पड़ती है। तो फिलहाल मैं एक फाइल लेने जा रहा हूँ और फाइल लेने के लिए मैं फाइल पर जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। देखो, आपको न्यू का ऑप्शन आ गया है। आप न्यू पर क्लिक करते हैं और देखो एक डायलॉग बॉक्स आपका खुल गया। अब इसमें कई सारी की सेटिंग्स हैं। देखो, ये कस्टम है, आप चाहो तो अपने मर्जी से सेट कर सकते हो। आप जो मर्जी चाहो तो यहाँ से फाइल ले सकते हो, बट फिलहाल मैं कस्टम ले रहा हूँ और मैं इसकी जो विड्थ है या इसकी जो हाइट है, मैं इसको यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं हाइट चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं विड्थ चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं रिजोल्यूशन चेंज कर सकता हूँ। रिजोल्यूशन का फोटोशॉप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और रिजोल्यूशन क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना जान लो कि रिजोल्यूशन आपको प्रिंटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा, प्रिंट उतनी अच्छी आएगी। देखो, ये कलर मोड है। यहाँ पे कई सारे मोड हैं। एक बिटमैप है, ग्रेस्केल है, आरजीबी है, CMYK है, लैब कलर है। CMYK नॉर्मली प्रिंट के लिए यूज होता है, बट फिलहाल के लिए मैं RGB कलर ही ले रहा हूँ। अब आप बिट्स पे आते हैं। देखो, यहाँ पे कई सारे बिट्स दिए हुए हैं। 1 बिट है, 8 बिट है, 16 बिट है, 32 बिट्स है। ये बिट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आमतौर पर फोटोशॉप में 8 बिट पे ही काम किया जाता है और ऑलमोस्ट सभी जगह, सारे ही आपको प्रिंट में या वेब में सभी जगह 8 बिट की ही फाइल चलती है। इसलिए मैं 8 बिट की ही फाइल आपको सजेस्ट करता हूँ। यहाँ से आप बैकग्राउंड चूज कर सकते हो। देखो, अभी डिफ़ॉल्ट ये वाइट बैकग्राउंड लिया हुआ है। आप यहाँ से इसके कलर्स चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है, बट मैं वाइट ही रख रहा हूँ। आप ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, मतलब वो बिल्कुल पारदर्शी होगा, कोई भी बैकग्राउंड नहीं होगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं वाइट रख रहा हूँ और मैं इसे ओके करता हूँ। तो देखो, आपका एक डॉक्यूमेंट खुल गया और इसका बैकग्राउंड वाइट है। यहाँ आप देख रहे होगे, यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है और आप देखो इसे, ये 66.7% लिखा हुआ है। मतलब आपकी डॉक्यूमेंट की जो साइज है अभी, ये
66.7% पर खुली हुई है। जो डॉक्यूमेंट की एक्चुअल साइज होती है वो 100% होती है। अगर आपको किसी भी आपकी इमेज या फाइल को देखना हो कि उसकी लुक कैसी आ रही है, तो आप उसे 100% पर देखोगे। और 100% पर देखने के लिए कुछ ऑप्शन है। देखो, आप सबसे पहले तो इसे जूम कर सकते हो। जूम करने के लिए आपके पास यहाँ पर देखो, मेरे माउस को देखो, ये जूम टूल है। ये इसका शॉर्टकट जेड होता है। चाहो तो आप जेड भी प्रेस करोगे तो ये जूम टूल सेलेक्ट हो जाएगा। मान लो मैं जूम टूल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसे, देखो यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। प्लस का साइन का मतलब ये है कि ये जो प्लस का साइन है ये आपको जूम करेगा। तो मैं इस पर देखो एक बार मैं क्लिक करता हूँ। देखो मेरे डॉक्यूमेंट की साइज बड़ी हो गई और आप देख रहे होगे यहाँ पे ये 100% लिखा आ गया। यानी कि मेरी डॉक्यूमेंट की एक्चुअल साइज ये है, उस वक्त वो छोटा करके दिखा रहा था। अब मान लो मैं इस पर एक बार और क्लिक करता हूँ तो देखो ये 200% हो गया। ठीक है, फिर मैं क्लिक करता हूँ, देखो 300% हो गया। मतलब ये साइज को बढ़ाता जा रहा है। देखो ये फाइल कितनी साइज कितनी बड़ी हो गई। लेकिन इमेज में जब आप काम करोगे तो बड़ी साइज होने पर इमेज जो है वो पिक्सलेट होती है, तो हम उसके लिए रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। फिलहाल मैं इसे छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने के लिए जूम आउट करते हैं। देखो यहाँ पर आप जूम आउट लिखा हुआ है और ये जो बटन है इस पर माइनस लिखा हुआ है। आप देखो ये माइनस लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो 200% हो गया। फिर आप क्लिक करते हो तो देखो ये 100% हो गया। ठीक है, तो मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जूम बटन का दे रहा हूँ। आप कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ प्लस दबाओगे तो भी ये जूम होगा। देखो ये 200% हो गया। फिर से मैंने कंट्रोल के साथ प्लस दबाया, देखो ये 300% हो गया। अब मैं कंट्रोल के साथ अगर माइनस दबाता हूँ तो ये फिर छोटा होगा। देखो ये 200% हो गया। फिर मैं दबाया, ये 100% हो गया। मैं और दबाता हूँ, देखो ये 66.7% हो गया। फिर मैं कंट्रोल माइनस दबाता हूँ, देखो ये 50% हो गया। तो आप इस तरह से जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। अब मैं इसे नॉर्मल साइज पे लेता आता हूँ, जिसके लिए मैं कंट्रोल प्लस प्रेस कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं टूल पैनल को डबल बार में एडजस्ट कर रहा हूँ। उसके लिए मैं ये जो एरो बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करता हूँ। डबल बार में बना हुआ टूल पैनल मुझे काम करने के लिए ज़्यादा इजी लगता है। दोस्तों, अब मैं आपको सिलेक्शन टूल के बारे में बताऊंगा। और ये देखो आप, मैं यहाँ पर अपना माउस का कर्सर ला रहा हूँ। ये जो है ये सिलेक्शन टूल है। आप इस पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लिखा हुआ दिख रहा है। इस टूल से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होता है। मैंने डॉक्यूमेंट पर माउस क्लिक किया और उसे ड्रैग किया तो देखो ये रेक्टेंगुलर एरिया सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन होता है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिस पे आप काम कर सकते हो, इसी के लिए सिलेक्शन होता है। अब देखो मैं यहाँ से एक ब्रश टूल ले रहा हूँ। ये देखो ब्रश टूल है और ब्रश टूल का शॉर्टकट है बी। ब्रश टूल पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास एक ब्रश आ गया। अब ब्रश टूल लेने के बाद मैं अपने कलर को एडजस्ट करता हूँ। ये जो दो रेक्टेंगल बने हुए हैं ऊपर और नीचे, ये दोनों कलर हैं। आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हो। ऊपर वाले को हम फॉरग्राउंड कलर कहते हैं, नीचे वाले को हम बैकग्राउंड कलर कहते हैं। अगर आपको कलर चूज करना है, जैसे अभी मैंने ब्रश लिया है और मैं अभी क्लिक करूँगा तो देखो मेरा रेड कलर आएगा। ये फॉरग्राउंड कलर का कलर आ रहा है। अगर मुझे इसमें कोई डिफरेंट कलर लेना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो एक कलर का पैनल खुल गया। अब यहाँ से मैं माउस को मूव करता हूँ। देखो आप देखोगे माउस मूव कर रहा हूँ तो ये वाला एरिया जो है सो यहाँ पे आपका कलर चूज हो रहा है। देखो मैंने यहाँ लाया तो ये देखो ये डार्क कलर हो गया, ब्लैक हो गया।
मान लो मुझे रेड टोन में नहीं लेना, मुझे ब्लू कलर में लेना है, तो मैं देखो ये ब्लू कलर यहाँ पे से क्लिक किया और ये ब्लू यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो ब्लू आता है। इस हिसाब से मैं कोई भी कलर यहाँ चाहूँ तो सेट कर सकता हूँ, चूज कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इस पर रेड कलर ले रहा हूँ और मैं इस पर ओके कर रहा हूँ। अब आप देख रहे होगे कि देखो ये एरिया जो है सो सिलेक्टेड है। मैं ब्रश पे क्लिक करता हुआ इस पे ले जाता हूँ तो देखो ये सिलेक्टेड एरिया पे तो जा रहा है, लेकिन जहाँ मैं सिलेक्शन एरिया से बाहर निकलता हूँ तो देखो ये कुछ नहीं कर रहा, मेरा ब्रश काम नहीं कर रहा। देखो सिलेक्टेड एरिया पे काम कर रहा है ये, लेकिन सिलेक्टेड एरिया के बाहर काम नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर रखा हुआ है काम करने के लिए, तो ये सिलेक्टेड एरिया पर ही काम करेगा, उससे बाहर काम नहीं करेगा। अगर आपको बैकग्राउंड कलर लेना है अपने ब्रश के लिए तो आप इसको यहाँ से देखो ये, और उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ग्रीन कलर फोरग्राउंड कलर बन गया और रेड कलर बैकग्राउंड कलर बन गया। अब जो है मेरा ब्रश जो है वो ग्रीन में कलर करेगा। देखो डिफ़ॉल्ट जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है। देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, ये छोटा सा बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो आपको ये ब्लैक सेट हो गया और ये वाइट सेट हो गया। अब जो मैं करूँगा तो देखो ये ब्लैक आएगा। दोस्तों सिलेक्शन को आपको डिसेलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन होता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो डिसेलेक्ट हो जाएगा। या अगर आपने सिलेक्शन टूल लिया हुआ है और आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो एक डिसेलेक्ट का ऑप्शन आता है, लेकिन ये तब होगा जब आपने सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट कर रखा है। मैं डिसेलेक्ट पर क्लिक करता हूँ और देखो ये डिसेलेक्ट हो गया। और दूसरा ऑप्शन है, मैं अगर कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो वो डिसेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी हम सिलेक्शन टूल के बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक टूल के बारे में बता रहा हूँ, वो है मूव टूल। देखो ये जो मेरा कर्सर है, ये जो आइकॉन बना हुआ है, ये है मूव टूल का आइकॉन। अगर हम भी प्रेस करते हैं तो मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। मूव टूल का शॉर्टकट्स है भी। दोस्तों मूव टूल किसी भी लेयर को मूव करने के काम में आता है। अब आप पूछेंगे लेयर क्या है, तो इसलिए मैंने मूव टूल को लिया है अभी। देखो आप ये देखो, ये लेयर आप देख रहे हो, यहाँ लेयर लिखा हुआ है और ये देखो यहाँ लिखा हुआ है बैकग्राउंड। एक्चुअल में ये बैकग्राउंड क्या है, ये जो हमने यहाँ इमेज बनाई हुई है, ये जो हमने यहाँ पे कलर पेंटिंग की है, वही ये यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अब है क्या कि मूव टूल से मान लो मैं इसे मूव करने की कोशिश करता हूँ, देखो ये मूव नहीं हो रहा, आपके पास मैसेज आ रहा है could not use the move tool because the layer is locked। अब देखो लेयर जो है सो यहाँ पे आप देख रहे हो लॉक, ये यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। इसलिए जब भी हम फोटोशॉप में कोई काम करते हैं तो एक नया लेयर लेते हैं। अगर आप बैकग्राउंड लेयर पर काम करते हो तो सारे कलर मर्ज हो जाते हैं बैकग्राउंड लेयर पे और आप उसमें एडिट नहीं कर सकते। इसलिए हम जब भी कोई नया काम करते हैं तो एक नया लेयर लेते हैं। नया लेयर लेने से पहले मैं अपने बैकग्राउंड को वाइट कलर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सेट बैकग्राउंड कलर पर जो वाइट कलर डला हुआ है उसका यूज करूँगा पूरे लेयर पर। और इसके लिए मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। अगर मैं कंट्रोल के साथ अल्ट दबाता हूँ तो ये ब्लैक कलर फिल कर देगा, जो कि आपको यहाँ है। ये देखो मैं अभी कंट्रोल के साथ अल्ट दबाता हूँ तो ये देखो ब्लैक कलर इसने फिल कर दिया। मुझे वाइट कलर चाहिए, इसलिए मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाता हूँ। अब मैं वापस लेयर पर जाता हूँ। देखो ये लेयर का पैनल है और इसे मैं बाहर निकाल रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए।
आपको समझने में इजी होगा। इसे मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। ये देखो आपको एक यहाँ पर आपको एक आइकॉन दिख रहा होगा। ये आइकॉन आप देखो, ये आइकॉन है क्रिएट न्यू लेयर का। इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो एक लेयर क्रिएट हो जाता है। ये देखो ये लेयर क्रिएट हो गया। अब ये लेयर क्या है, अगर आप बिल्कुल इजी वे में समझना चाहो तो आप समझो कि ये जो बैकग्राउंड है, ये जो नीचे लिखा हुआ बैकग्राउंड है, ये एक दीवार है। मान लो आपके बेडरूम की या स्टडी रूम की ये दीवार है, ठीक है। और लेयर है एक शीशा जो आपने दीवार के ऊपर रख दिया है। और अगर आप इस पर कुछ भी करते हो, कोई भी कलर करते हो, मान लो मैंने ये ब्लैक कलर है, मैं इसे चेंज करके अगेन रेड कलर में कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं फिर से एक ब्रश लेता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये कलर हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये कलर कहाँ हो रहा है, देखो ये कलर कहाँ हुआ, ये कलर हुआ लेयर पर। और ये है हमारा दीवार यानी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ये है, और ये आप समझो कि मान लो ये लेयर है, आप इसे एज्यूम कर लो कि एक शीशा है, इस पर आपने कलर किया। ये कलर एक्चुअल में आपको यहाँ दिख रहा है, पर ये कलर दीवार पर नहीं है। आप देखो मैंने इसे इसकी आइज को ऑफ कर रहा हूँ तो ये लेयर गायब हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा यहाँ से, और देखो आपके दीवार से कलर चला गया। लेकिन अगर आपने बैकग्राउंड पर कलर किया होता तो आप उसे हटा नहीं सकते थे। जैसे आपने अगर दीवार पे कलर कर दिया तो आप उसे हटा नहीं सकते जब तक कि आप उस पर दूसरा कलर ना करो। लेकिन अगर आपने शीशा पे कलर किया, मान लो ये शीशा है और आपने इस पर कलर किया, तो आप इसे जहाँ मर्जी चाहे शीशा को हटा सकते हो। अब देखो बैकग्राउंड तो मेरा मूव नहीं कर रहा था मूव टूल से। ये मैंने मूव टूल फिर से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, आप मेरे कर्सर पर नज़र रखो। और मैं देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेयर 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं अब इसे देखो जहाँ मर्जी मूव कर सकता हूँ। देखो यहाँ मैंने मूव किया, यहाँ मूव किया, कहीं भी मूव कर सकता हूँ। ये एक लेयर पर है तो आप उसे कहीं भी मूव कर सकते हो। मूव टूल में एक ऑप्शन आता है ऑटो सिलेक्ट का। देखो ये ऑप्शन है यहाँ ऑटो सिलेक्ट का। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो मैं जिस भी इमेज पे क्लिक करूंगा वो इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। मान लो मैं एक लेयर और ले लेता हूँ, लेयर सेकंड। इस पर मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, और मान लो इस पर मैं एक दूसरा कलर लेता हूँ, ब्लू कलर मान लो मैं इस पर लेता हूँ। और अब मैं ब्लू कलर डालने के लिए अल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करता हूँ। देखो ये मेरा कलर आ गया। अगेन मैं इसे डिसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी दबा रहा हूँ तो ये डिसेलेक्ट हो गया। आपने देखा कलर जो है सो सिलेक्टेड एरिया में ही आया। अब आप देखो लेयर 2 पर रेक्टेंगल बन गया। फिर मैं मूव टूल ले रहा हूँ। अब मैं लेयर 2 हमने सेलेक्ट कर रखा हुआ है तो मैं लेयर 2 को देखो मूव कर सकता हूँ, जहाँ मर्जी से मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से ऑटो सेलेक्ट है। अब मैं फिर से मान लो चाहता हूँ कि मैं ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है इसे मूव करूँ, तो मैं क्योंकि मैंने ऑटो सेलेक्ट कर रखा हुआ है तो मैं इस पर जस्ट क्लिक करता हूँ तो ये देखो मूव करने लगा। आप लेयर को ऊपर या नीचे भी कर सकते हो। ऐसा मानो कि ये 2 शीशे की प्लेटें हैं जो एक दीवार पर रखी हुई हैं। अब आप चाहते हो कि ये वाली प्लेट ऊपर आ जाए तो मैं इसे क्लिक करता हूँ यहाँ से और खींचते हुए ड्रैग करते हुए ऊपर ले आता हूँ। देखो ये मेरा ऊपर चला आया। अब मैं देखो इसे रखता हूँ तो देखो ये ऊपर आ गया। अब देखो ये इसके ऊपर आ गया। अगेन मैं अगर ब्लू वाले लेयर को ऊपर करता हूँ तो देखो ये ऊपर आ गया और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी ये नीचे चला गया। आशा करता हूँ आपको लेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको लेयर डिलीट करना है तो आप लेयर पे क्लिक करते हो। देखो जिस भी लेयर को आपको डिलीट करना है, मान लो मुझे ये ब्लू वाला लेयर डिलीट करना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसे ड्रैग करता हुआ ये देखो बटन है डिलीट का, इस पर मैं
छोड़ देता हूँ। देखो ये लेयर डिलीट हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं इस लेयर को भी डिलीट कर दूँ, जो मैंने लाइन ड्रॉ किया इसे भी डिलीट कर दूँ। तो मैं इसे ड्रैग करते हुए इस पर जो बटन है इस पर डाल देता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। न्यू लेयर लेने के लिए ये देखो क्रिएट न्यू लेयर का आइकॉन बना हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगा। अब हम फिर से सिलेक्शन टूल पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ से हमने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल सेलेक्ट किया। अब आप इसके ये वाला पैनल देखो, ये पैनल क्या है, ये पैनल किसी भी टूल को आप सेलेक्ट करते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज दिखाता है। ये जो एरिया है ये न्यू सिलेक्शन का है, एक सिलेक्शन आपने मान लो ले लिया ये, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि आप मल्टीपल सिलेक्शन लो, तो आप क्या करोगे, आप जो है सो ये देखो दूसरा आइकन जो बना हुआ है ऐड टू सिलेक्शन, इस पर आप क्लिक करोगे और अगर आप चाहो तो देखो अब आप जो सिलेक्शन लोगे तो आपका सिलेक्शन जो है सो नए नए सिलेक्शन बनते जाएंगे। आप जैसे मर्जी सिलेक्शन लो वो आपके सिलेक्शन बनते जा रहे हैं। देखो अगर मैं किसी सिलेक्शन को पिछले सिलेक्शन में मर्ज कर देता हूँ, उसके ऊपर चढ़ा देता हूँ, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। देखो ये ज्वाइंट हो गया। अगर मैं इन दोनों के बीच में एक सिलेक्शन मर्ज करता हूँ तो देखो ये क्या होगा, ये ज्वाइंट हो गया, ठीक है। अब मान लो मैं इसमें कलर फिल करता हूँ और उसके लिए मैं अगेन अल्ट एंड बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। देखो ये सारा कलर इसमें फिल हो गया। सिलेक्शन हटाने के लिए मैं कंट्रोल डी दबा रहा हूँ। दोस्तों अगर मैं किसी लेयर में किसी पर्टिकुलर एरिया को डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे इस लेयर पर मैं टी और आई जो लिखा हुआ है उसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं फिर से सिलेक्शन टूल लूँगा और टी और आई के एरिया को सिलेक्ट कर लूँगा। ये पर्टिकुलर एरिया जिसे मुझे डिलीट करना है इसे सिलेक्ट कर लूँगा और डिलीट प्रेस करूँगा। डिलीट कमांड कीबोर्ड से प्रेस करूँगा, देखो ये डिलीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको लगता है जो आपने डिलीट किया वो आपने गलती से कर दिया और आप उसे वापस चाहते हो, तो उसके लिए अंडो का ऑप्शन होता है। देखो कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करने से आप एक बार अंडो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको आपके कई सारे एक्शन अंडो करने हैं तो आप कंट्रोल के साथ अल्ट दबाते हो और उसके साथ फिर जेड प्रेस करते हो। आप जितनी बार जेड प्रेस करोगे आपके उतने एक्शन वापस आ जाएंगे। देखो अब मैं टी और आई जो मैंने डिलीट किया था मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए कंट्रोल अल्ट और जेड प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों अब हम सिलेक्शन टूल में ही एक नया ऑप्शन देखेंगे और वो है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगेन दोस्तों फिलहाल के लिए मैं इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ और एक नया फ्रेश लेयर ले रहा हूँ। अब मैं वापस सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ। अब मुझे इस सिलेक्शन में मुझे लग रहा है कि ये एरिया जैसे मुझे काटना है, तो मैं क्या करूँगा, ये देखो मैं इस ऑप्शन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को चूज करता हूँ और फिर मैं यहाँ जिस एरिया को मुझे काटना है यहाँ मैं एक नया सिलेक्शन बनाता हूँ। देखो ये एरिया कट गया, जितना एरिया उसका कवर था वो एरिया कट गया। देखो ये एरिया कट गया। अब मैं इसमें मान लो कलर फिल करके आपको शो करता हूँ। उसके लिए मैं अगेन अल्ट के साथ बैक स्पेस दबाता हूँ। देखो ये कलर फिल हो गया। आप देख रहे हो ये एरिया मैंने काट दिया। मैं इस लेयर को डिलीट करके एक नया लेयर ले रहा हूँ एक नए टूल बताने के लिए। अब मैं आपको एक और सिलेक्शन के ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो है इंटरेक्ट विथ सिलेक्शन। आप इस पर क्लिक करो और फिर से आप एक सिलेक्शन बनाओ, ठीक है। अब आप चाहते हो कि पर्टिकुलर आपका इस सिलेक्शन में से कोई खास एरिया आप चाहते हो कि वो आपको मिले, तो उसके लिए क्या करते हो, आप इंटरेक्ट विथ सिलेक्शन पर क्लिक करते हो और आप
मान लो मैं ये एरिया पर्टिकुलर चाहता हूँ कि मुझे मिले, तो देखो क्या होगा, सिर्फ ये एरिया मुझे मिल गया। और अगर मान लो फिर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ये कॉर्नर मैं चाहता हूँ मुझे मिले, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कि एक कॉर्नर मिल गया। देखो ये सब टूल्स हैं, बट मैं नॉर्मली इनका यूज नहीं करता, इन सब टूल्स का मैं नॉर्मली यूज नहीं करता। मैं सिलेक्शन के लिए शिफ्ट प्रेस करता हूँ और मैं सिलेक्शन के ऑप्शन में न्यू सिलेक्शन को ही चूज करता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो आप मान लो मुझे इस सिलेक्शन के साथ नए सिलेक्शन को मर्ज करना है। मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, एक मैं और सिलेक्शन ले सकता हूँ। मैं शिफ्ट प्रेस कर रखा हूँ और मैं सिलेक्शन बनाता जा रहा हूँ। मैं चाहे जितनी मर्जी सिलेक्शन बनाऊँ, शिफ्ट के साथ मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे सिलेक्शन हटाने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं अल्ट प्रेस करूँगा और मैं सिलेक्शन को हटाता जाऊँगा। देखो मैंने अल्ट प्रेस किया और इतने एरिया को मुझे हटाना है, तो मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया और देखो ये सिलेक्शन हट गया इतना। मुझे इस पूरे सिलेक्शन को हटाना है, क्या करूँगा, मैंने इसे सिलेक्ट किया और हटा दिया। मैंने अल्ट प्रेस कर रखा हुआ, याद रखना, मैं अल्ट प्रेस करके इतने एरिया को सिलेक्ट किया और ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। तो ऑलमोस्ट मैं शिफ्ट और अल्ट ही यूज करता हूँ सिलेक्शन ऐड करने के लिए और सिलेक्शन सब्सट्रैक्ट करने के लिए। दोस्तों अब एक नया ऑप्शन है हमारे पास, वो है फेदर का। देखो यहाँ पर आपको फेदर लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू अभी 0 है, देख रहे होगे आप, इसकी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको अभी मैं बताता हूँ। देखो मैंने एक सिलेक्शन लिया, ठीक है, मैं एक सिलेक्शन लेता हूँ और मैं उस पर कलर फिल करता हूँ। कलर फिल करने के लिए अगेन मैं अल्ट के साथ बैक स्पेस दबाता हूँ, ये कलर मेरा फिल हो गया। अब मैं जूम टूल, देखो इस सिलेक्शन को पहले डिसलेक्ट करता हूँ। ये जो एरिया है ये मैं इसे डिसलेक्ट कर रहा हूँ सिलेक्शन का, कंट्रोल डी के साथ मैं इसे डिसलेक्ट करता हूँ। अब मैं जूम टूल से इसे जूम कर रहा हूँ। ये माइनस है, मैं इसे प्लस में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ मैं प्लस ले रहा हूँ इसे और मैं इसे जूम टूल क्लिक कर रहा हूँ। देख रहे हो आप, ये जो इसकी एज है बिल्कुल शार्प है, आपने देखा इसकी एज बिल्कुल शार्प है। अब मैं वापस से 100% पे जा रहा हूँ, देखो ये 400% है। हैंड टूल डॉक्यूमेंट को मूव करने के काम में आता है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। फिलहाल मैं सिलेक्शन टूल पे काम कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ कि ये हैंड टूल किसी डॉक्यूमेंट को मूव करने के काम में आता है। ये इसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो ये सिलेक्शन मैंने लिया और ये सिलेक्शन आपको देख रहे हो कि बिल्कुल शार्प एज है, बट अगर मैं इसकी फेदर यहाँ से बढ़ा दूंगा तब देखना इसमें क्या असर आएगा। ऐसा करता हूँ, मैं एक नया लेयर लेता हूँ और मैं इस पर यहाँ फेदर को 40 कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ। अब मैं सिलेक्शन लेता हूँ, इसके बीच में ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ले रहा हूँ। अब देखना इसकी एज को ध्यान से देखना आप, देखो एज क्या हुआ, इसका एज इसका स्मूथ हो गया, ठीक है। और अब मान लो मैं इस पर कोई कलर डालता हूँ। देखो मैंने एक नया लेयर लेकर ये सिलेक्शन लिया है, ठीक है, मैं इस पर एक कलर डालता हूँ। मान लो मैं इस पर येलो कलर डालता हूँ और अगेन कलर डालने के लिए हम अल्ट के साथ बैक स्पेस यूज करेंगे। देखो आप देख रहे होगे जहाँ से इसकी एज है, सॉरी मैंने जूम आउट कर लिया, जूम इन कर रहा हूँ मैं। जहाँ से इसकी एज है देखो यहाँ से ये ब्लेंड कर रहा है, मतलब ये फेदर कर रहा है। कितने पिक्सल, 40 पिक्सल, क्योंकि मैंने 40 पिक्सल लिखा था यहाँ, तो 40 पिक्सल से ये ब्लेंड कर रहा है। अगर मैं एक और नया लेयर लेता हूँ, मैं इस लेयर को ऑफ कर देता हूँ, मैं अपने सिलेक्शन को डिसलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल माइनस से मैं जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा, और हैंड टूल से मैं इसे अपने लोकेशन पे एडजस्ट कर रहा हूँ। मान लो मैंने एक नया सिलेक्शन लिया, अब मैं
वापस सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ। फेदर हमारा 40 था पहले, अब मान लो मैं फेदर को 80 कर देता हूँ। अब मैंने सिलेक्शन लिया, अब सिलेक्शन पर नजर रखना। देखो ये सिलेक्शन क्या हुआ, ऑलमोस्ट सर्कल बन गया, राउंड हो गया। लेकिन आप इस पर कलर डालेंगे तो इसका क्या असर होगा। मैं एक नया कलर चूज करता हूँ। मान लो मैंने यहाँ से ये वाला कलर चूज किया, ठीक है। मैं इस पे कलर डालता हूँ, अल्ट विथ बैक स्पेस। देखो कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये बिल्कुल एक ब्लैंड सा बन गया, बिल्कुल स्मूथ सा एक फील आ रही है, ठीक है। अब मैं इसे ऑफ करता हूँ मान लो, और नीचे बैकग्राउंड भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो देखो आपको ये ट्रांसपेरेंट हो गया पूरा, और ये देखो इसकी क्या फील आ रही है। बैकग्राउंड में ऑन करता हूँ, देखो बिल्कुल ये ब्लैंड सा फील हो रहा है। तो फेदर का ये यूज होता है दोस्तों। अब मैं इस लेयर को भी ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं आपको सिलेक्शन टूल में ही एक नया ऑप्शन बताने वाला हूँ, वो है स्टाइल में। अगर आप जाते हो तो अभी तक आपने नॉर्मल मोड पे काम किया था, नॉर्मल था सारा। बट अगर आप फिक्स्ड रेशियो ले लेते हो यहाँ से, अब देखो फिक्स्ड रेशियो क्या है कि इसकी विड्थ आपने डिफाइन कर रखी, इसकी हाइट आपने डिफाइन कर रखी, ये दोनों आपने 1-1 डिफाइन की हुई है। मतलब कि ये जो है सो बिल्कुल एक स्क्वायर बनाएगा। देखो ये हमेशा स्क्वायर ही बनाएगा, आप इसके सिलेक्शन को कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमेशा आपको चाहे जितनी मर्जी बड़ा करो या छोटा करो, ये बनेगा बिल्कुल। सॉरी, यहाँ मैंने फेदर ले रखा हुआ है इसलिए सर्कल हो गया। मैं फेदर को फिलहाल 0 कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने इसको ड्रैग कर रहा हूँ, क्योंकि विड्थ और हाइट फिक्स्ड रेशियो में 1-1 है, तो ये बिल्कुल जो है सो स्क्वायर बना रहा है। देखो स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं इसे डिसलेक्ट करता हूँ, 1 मिनट, और अगर मैं इसकी हाइट मान लो 1.5 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, अब ये रेक्टेंगल शेप में ही बनेगा। मतलब आप इसकी हाइट, ये हाइट होगी इसकी 1.5 के रेशियो में, और ये इसकी विड्थ हो गई 1 के रेशियो में। ये हमेशा इसी रेशियो में सिलेक्शन लेगा। बट ये सब टूल इतने ज़्यादा यूज नहीं होते हैं। मैं इसे फिलहाल बंद कर देता हूँ और फिर से कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करता हूँ। अब मैं एक और ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूँ, वो है फिक्स्ड साइज का। देखो फिक्स्ड साइज क्या होता है कि आपको ये एक ही साइज के सिलेक्शन लेगा। अब यहाँ पर क्या है कि देखो आप यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, 64 पिक्सल है बेसिकली, और यहाँ पे भी 64 लिखा हुआ है। तो जब भी ये सिलेक्शन लेगा तो 64 पिक्सल का ही लेगा। जैसे मैंने एक सिलेक्शन लिया है तो जहीं भी सिलेक्शन लूँ मैं, जितनी भी सिलेक्शन लूँ मैं शिफ्ट प्रेस करके कई सारे सिलेक्शन लेता हूँ, देखो ये सेम साइज के सिलेक्शन ले रहा है। अब यहाँ से मैं इसकी जो है सो साइज चेंज कर सकता हूँ। मान लो इसकी विड्थ जो है सो 64 ही रखी मैंने, और मैंने इसकी हाइट की पिक्सल 100 कर दी, सॉरी 100 कर दी। अब देखो क्या होगा, अब मैं शिफ्ट के साथ फिर सिलेक्शन ले रहा हूँ। देखो ये क्या हुआ, ये 100 पिक्सल हाइट ले रहा है और 64 पिक्सल विड्थ ले रहा है। आप किसी फिक्स साइज पे अगर आप काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि हमेशा सिलेक्शन आपका फिक्स्ड ही बने, तो आप यहाँ से एक ऑप्शन सेट कर सकते हो। बट आमतौर पर इन चीज़ों का यूज कम ही होता है। दोस्तों अब मैं आपको एलिप्टिकल मार्की टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप अपना माउस सिलेक्शन टूल पर रखोगे और क्लिक करोगे तो एलिप्टिकल मार्की टूल का ऑप्शन आ जाता है। ये टूल बेसिकली आप सर्कुलर टाइप के सिलेक्शन कर सकते हो। आप शिफ्ट के साथ प्रेस करके सिलेक्शन करोगे तो आपका बिल्कुल सर्कुलर बनेगा वो सिलेक्शन। अगर आप ओवल चाहते हो तो ओवल टाइप के सिलेक्शन आप कर सकते हो। बट इलिप्टिकल टूल में एक ऑप्शन जो है सो आपको अलग है, जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल में नहीं है, वो है एंटी एलियास का।
ये देखो यहाँ इन्होंने चेक कर रखा हुआ है, और आप रेक्टेंगल में देखना यहाँ पे ये ऑफ है। देखो एंटी एलियास ऐसा होता है कि वो आपके एज को जो है सो थोड़ा सा ब्लेंड करता है बेसिकली। अब मैं मान लो इसमें एक कलर फिल करता हूँ, एक मैं नया लेयर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने एक नया लेयर लिया और मैं इसमें कलर फिल कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं अगेन Alt प्लस बैक स्पेस दबा रहा हूँ क्योंकि मैं फॉरग्राउंड कलर फिल कर रहा हूँ। देखिए कलर फिल हो गया। सिलेक्शन में हटा रहा हूँ Ctrl D से, और मैं इसे जूम कर रहा हूँ। देखो अगर मैं इसे जूम करता जा रहा हूँ, देखो ये जो छोटी छोटी जो स्क्वायर बने हुए हैं यही होता है पिक्सल। हम इसी तरह से पिक्सल्स में काम करते हैं फोटोशॉप में। वो आप देख रहे हो कि ये जो हमने, आप ये देख रहे हो कि जो सर्कल बना है ये यहाँ से ब्लेंड कर, यहाँ पे से ब्लेंड किया, यहाँ से ब्लेंड किया, ऐसे ऐसे करके इस कर्व ले रहा है और इस तरह से ये सर्कल बना है। देख रहे हो आप, देखो ये ब्लेंड करते हुए सर्कल बना है, लेकिन अभी इसमें एंटी एलियास ऑन है। सिलेक्शन जो मैंने लिया था एंटी एलियास ऑन था। अगर मैं एंटी एलियास को ऑफ कर देता हूँ और फिर मैं सिलेक्शन लेता हूँ, देखो एक मैं नया लेयर लेता हूँ और मैं इस नीचे वाले लेयर को ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, और मैं अपने डॉक्यूमेंट के साइज को नॉर्मल करता हूँ। ये मैं नॉर्मल किया, हैंड टूल से मैं इसकी प्लेसमेंट को सही जगह कर रहा हूँ, और बैक स्पेस से मैं कलर डाल रहा हूँ। मैंने कलर डाल दिया। देखो जब इस पोजीशन पे है तो आपको लगभग दोनों सेम ही दिख रहा होगा, आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा होगा। मैं मूव टूल से दोनों को थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, ठीक है। लेयर 5 हमने बिना एंटी एलियास का बनाया है, लेयर 4 मैंने एंटी एलियास के साथ बनाया है। अब मैं इसे जूम करता हूँ। जूम करने के लिए मैं यहाँ प्लस वाले पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसे जूम कर रहा हूँ। देखो आप अंतर देख रहे हैं इसकी। देखो ये वाला जो है सो ब्लेंड कर रहा है, आप देख रहे हो एक एज के साथ इसने एक नई एज बनाई हुई है, ये ब्लेंड करते हुए थोड़ी ओपेसिटी लो के साथ, जबकि ये जो है सो बिल्कुल शार्प है। देख रहे हो बिल्कुल शार्प है ये। मैं हैंड टूल से आपको मूव कर दूँ, ये देखो इसकी ये एज यहाँ ब्लेंड कर रही है, और इसकी देखना आप, इसकी एज बिल्कुल शार्प है। देख रहे हो ये देखो कितनी शार्प है, इसने कोई ब्लेंड नहीं किया है, जिसकी वजह से ये होगा कि ये जो इमेज है ये थोड़ी सी पिक्सलेट दिखेगी आपको। जब आप इसके प्रिंट आउट निकालोगे या स्क्रीन पे ही आप बड़ा करके देखोगे तो ये थोड़ी सी पिक्सलेट दिखेगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप नॉर्मली सभी जगह एंटी एलियास को ऑन करके रखना। अगर कहीं गलती से आपका ये एंटी एलियास ऑफ हो जाएगा तो आपकी इमेज चाहे आप कितना भी अच्छा सिलेक्शन क्यों ना लो, अच्छी नहीं बनेगी। अब मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आज आपने बेसिक सिलेक्शन टूल के बारे में जाना, साथ ही आपने लेयर्स के कुछ कॉन्सेप्ट समझे, कलर्स कैसे डालना है ये मैंने आपको बताया, मूव टूल के बारे में भी आपने जाना, और हैंड टूल के बारे में भी आपने जाना। साथ ही ब्रश टूल के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया। ब्रश टूल काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है, इसके बारे में डिटेल्स से हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि